नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए आर.एस.एन. सिंह सर। आर.एस.एन. सिंह सर हमारे साथ रेगुलर जुड़ते रहते हैं। बहुत बेबाक होकर बोलते हैं, बोल्ड होकर बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोलते हैं। एक्स रॉ ऑफिसर रहे हैं और साथ के साथ सर की बुक जो सर पीछे कई बार लगाते हैं। सर एक बार और दिखाइए ना, क्योंकि आपकी बुक में जितनी डिटेल्स हैं वो मैंने हार्डली किसी बुक में देखी है। और इंटरनल एनिमीज के बारे में जितनी पकड़ आर.एस.एन. सिंह की है, वो मैंने बहुत कम लोगों को देखी है। जी सर। जी, वेरी नाइस बुक सर। तो सर शुरू करेंगे। हम भारत के अंदर बैठे हुए सबसे बड़े खूंखार मैं बोलूंगी माउथ पीस ऑफ एंटी भारत फोर्सेस, एंड दैट इज द शहजादा। सर, ओवर टू यू। गायत्री जी, आपको, आपके सुनने वालों को, प्रोग्राम देखने वालों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और कल जो कुछ भी मैंने पार्लियामेंट में देखा, अब तो काफी उम्र हो चुकी है, तो बचपन से देखता आ रहा हूँ पार्लियामेंट को। जब टेलीविजन नहीं भी था तो मेरे पिताजी कार्यरत थे बिहार विधानसभा में, तो कई बार उनके साथ चले जाता था मैं और हाउस को बाहर से देखता था। और कल जो मैंने देखा, जो ये राहुल गांधी का, उसका पहनावा ओढ़ावा, उसका बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह के वो अपने डोले शोले दिखा रहा था, कैन यू इमेजिन हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री? आई ड्रेड, आई ड्रेड। क्या संस्कार है उसके! इज अ मैन ऑफ वेरी वेरी पुअर अपब्रिंगिंग। एक 56 साल का आदमी टी शर्ट पहन के डोले शोले दिखा रहा है, और भाषा देखो उसकी। और क्या मान लीजिए कि अगर वो जस्ट हाइपोथेटिकली वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं होता, मान लीजिए वो प्राइम मिनिस्टर होता और उस तरह से टी शर्ट वगैरह पहन के अपने डोले शोले दिखाता। और ऐसा भी नहीं है कि ये भाई साहब कोई बहुत बड़े तगड़े ये स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, ये दिखाने को अदानी अंबानी करता रहता है। इस नालायक से लोग ये पूछे हैं कि तेरी सेंट स्टीफेंस में एडमिशन कैसे हुई थी? ये कॉमन मैन की बात करता है ना। डिस्पाइट ऑल दैट ill-gotten wealth of 2 generations, 3 generations, इसको दुनिया के, इसके घर में ट्यूटर आते थे, दुनिया की सारी फैसिलिटीज इसको मिलती थी। उसके बाद भी ये देखो, ये आप जो तस्वीर चला रहे हैं, ये आपको भारत का भावी प्रधानमंत्री दिखता है? Is this soberite? He looks like a street, वो क्या कहते, सड़क छाप आदमी, और इसको आप प्रधानमंत्री। अच्छा, एक आप देखिएगा, जस्ट कंपेयर इट विद जेलेंस्की, ऐसे ही वो भी दिखता है। एकदम बॉडी लैंग्वेज आप दोनों का एक देखोगे, क्योंकि वो वोकिज्म का ये प्रोडक्ट है। They are all being controlled from the by the same quarters, international quarters I mean. तो इससे पूछना चाहिए कि भाई बताए, तू तो बड़ा कॉमन मैन का बात करता है। अभी बच्चे जो हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, उनकी जिस तरीके से अनफॉर्चुनेटली उनकी जिस तरह से उन्होंने अपनी जान गंवाई, विच वॉज कंप्लीटली अवॉइडेबल है, वो लोग तो सब यूथ यहाँ पर जूझ रहा है। और तू शूटिंग के नाम पे, शूटिंग के उसमें कि ये बहुत बड़े शूटर है, शूटिंग में इन्होंने पता नहीं क्या महारत हासिल की। बैकडोर से इसके फादर ने स्पोर्ट्स कोटा से इसकी एडमिशन करवाई थी सेंट स्टीफेंस से, ठीक है। और उसके बाद से ये आपको, मुझे याद है कि आपको मालूम है इनके शौक कितने बड़े बड़े।
ये जाते थे कहीं पे, ये नोएडा में कोई वो है रेसिंग ट्रैक है, वहां पे ये मोटरसाइकिल रेसिंग करते थे, और इनकी जो जो इटालियन माता है वो देखती थी कि मेरा बेटा किस तरीके से वो रेसिंग कर रहा है। और ये लोग जब बात करते हैं, ये बात करते हैं समाजवाद की, ये बात करते हैं कि मैं जब अपनी यात्रा पर निकला था तो उससे मिला और उससे मिला, ठीक है, तो अब मिल रहा है यात्रा पे, उसके पहले तू क्या कर रहा था? मोटरसाइकिल चला रहा था, रेसिंग कर रहा था। हम लोग तो जमीन से जुड़े हुए आदमी है, जिंदगी भर हमने इन्हीं लोग से हमारी ताल्लुकात रही है। तो ये देखिए, इस आई रियली ट्रेड कि ये व्यक्ति, इसकी मतलब जो एक सड़क छाप आदमी, सड़क छाप इन नॉट इकोनॉमिकली तो इसको बहुत पैसा है, ये हमारे जैसों को तो ही कैन बाई अस 200 टाइम्स ओवर, ठीक है ना, बट मानसिकता में और इसका ये जो एटीट्यूड में, इज जस्ट सड़क छाप। आप देखिए, और जो आपके देखने हम हिंदुस्तान के लोग हैं, क्या क्या आपको ऐसा पुत्र चाहिए होगा जो 56 साल में इस तरह का इस तरह का जिसका डिमीनर हो, जिसका डिस्पोजिशन हो? मैं देश के आवाम से पूछता हूं, क्या ऐसा आपको प्रधानमंत्री चाहिए जो कि टी शर्ट पहन के अपने डोले शोले दिखा रहा हो? तो देखिए, कल इसने जो बात कही ये पार्लियामेंट में अग्निवीर के बारे में, तो मैं इतना बता दूं आपको कि ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो बन सकता है, लेकिन राहुल गांधी कभी अग्निवीर नहीं बन सकता है। ये कभी नहीं बन सकता है। और ये बार बार ये जो मुद्दा उठ रहा है अग्निवीर का, तो देखिए, पहले क्या था कि मुझे याद है मैं जब सियाचिन से आया तो हमारी पलटन जो है वो सियाचिन रांची गई थी, और मेरे एक मित्र थे जो यूएनआई में थे, बाद में वो यूएनआई के ब्यूरो चीफ बने थे बिहार के। तो मैं उनके घर आता जाता था, पहले से हमारे पारिवारिक ताल्लुकात थे, तो उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि देखिए, हमको स्ट्रिक्ट, हमको हिदायत है, हमारा सख्त हिदायत है हम लोगों को कि मिलिट्री के मैटर्स में, स्पेशली मिलिट्री के प्रमोशन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डिप्लॉयमेंट और ऑपरेशनल मैटर्स, इसके बारे में हमको कुछ रिपोर्ट नहीं करना है। दैट वाज अ टोटली नो गो एरिया। लेकिन ये पता नहीं है ये कैसे बदल गया, और आज मैंने देखा है कि कई जो हमारे फौजी हैं, जनरल्स और कुछ एडमिरल्स और ये लोग, ये इन्हीं चीजों पर इतनी ज्यादा बकबक करते हैं। उनसे मेरी सलाह है कि ये वर्बल डायरिया ठीक नहीं है देश के लिए। और ये वर्बल डायरिया ना, पुलिस में आज तक किसी डीजीपी पुलिस को अभी जो सर्विंग डीजीपी पुलिस है उसको गाली देते हुए नहीं सुना, उस पर टिप्पणी करते हुए नहीं सुना। I haven't seen a foreign secretary commenting on the current ex foreign secretary commenting on the present foreign secretary, or a cabinet secretary commenting on previous ex cabinet secretary commenting on the incumbent cabinet secretary. तो ये हमारे जो ये कुछ फौजियों को जो ये बकबक, the verbal diarrhea that they suffer from, they should desist from it. It is not for good for you and it is not good for the organization. और अगर if I was in charge of things, I would have इनकी मैं पेंशन रोक देता इनकी। क्या मतलब है साहब? आपने अपना इनिंग्स खेल लिया, आपने तनख्वाह मिली, अब पेंशन मिल रहा है, और खा रहे हो, अच्छे से खाओ, मस्त रहो। और जो लोग अभी कार्यरत हैं, जो आर्मी चीफ है, जो सीडीएस है, जो आर्मी कमांडर्स है, आप उनके ऊपर छोड़ दो। हमारे यहाँ एक संस्था होती है, कर्नल ऑफ द रेजिमेंट, कर्नल ऑफ द, जैसे मैं बिहार रेजिमेंट का हूँ मान लीजिए, तो हमारे पास 16-17 बटालियंस है, तो उन सब का हम लोग एक कर्नल ऑफ द रेजिमेंट होता है, और ही इज इलेक्टेड।
and that colonel of the regiment is generally the senior most officer of a lieutenant general rank, or even if he is chief, he could be of the chief's rank. ठीक है, तो उसको colonel. So nobody has appointed you as colonel of the regiment of the armed forces. तो उस दिन मैं टेलीविजन पे था, तो मैंने एक बात आई थी कि बार-बार वो some bizarre preposterous suggestions are being made कि अग्निवीर का जो ट्रेनिंग है वो केवल 6 महीने है, और इसमें चाइनीज का सोल्जर का जो ट्रेनिंग है वो 7 साल का होता है। हैव अ हार्ट यार, 7 साल का अगर ट्रेनिंग होगा वो तो बुढ़ा हो जाएगा वो। हम तब मैंने पूछा वहां पे, आई वाज ऑन अ टेलीविजन चैनल, तो मैंने पूछा कि यहाँ पर जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं उसमें कांग्रेस का स्पोक्समैन भी था, वही ये 6 महीने वाली बात कह रहा था। मैं बोला कि अच्छा ये बताइए कि इसके पहले, अग्निवीर के पहले क्या था ट्रेनिंग का ड्यूरेशन? सो दे डिडंट नो इट। मैंने कहा 9 महीने। तो हम ट्रेनिंग से क्या, हम व्हाट वी इम्प्लाई बाय ट्रेनिंग, मैंने कहा इस बेसिक ट्रेनिंग, बुनियादी ट्रेनिंग। एक तो आप सबसे पहले आप एक बिल्कुल फिट बंदे को, बच्चे को आप लेते हो एज अ रिक्रूट, आप उससे 1 माइल 6 मिनट में दौड़ाते हो, फिर आप उससे पुलअप्स करवाते हो, तमाम फिजिकल टेस्ट होते हैं, देन यू हैव some written tests, and then you have medical tests. So it's quite a tough process. तो आप उसको select करते हो, he already has the basic physical standard. अब वहां से आप उसको बिल्डअप करना शुरू करते हो। 6 months में आप उनको you start ओरिएंटेशन आप देना शुरू करते हो, फिजिकल, फायरिंग का, माइनर टैक्टिक्स का, मैप रीडिंग का, और वो ओरिएंटेशन देने के बाद आप जितने रेड, एम्बुश, ये सब चीजों को सिखाने के बाद आप यू पुट देम इनटू द बटालियंस। और तब मैंने कहा कि भाई देखिए फिर क्या होता है, when you go into the battalions, the training does not stop. For example, my unit is in somewhere in the frontier areas, at high altitude. तो क्या आप सोचते हैं कि वहां पर जो फ्रंटियर एरियाज में हमारे जो जवान हैं वो क्या मतलब बंकर में सोते हैं और खाते हैं और फिर सो जाते हैं? वहां भी ट्रेनिंग चलती रहती है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स होता है वहां पे, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वेपन्स के कार्डर्स चलते हैं, मैप रीडिंग के कार्डर्स चलते हैं, उसका टेस्ट होता है। सो दिस इज ट्रेनिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। तो इसका तो मतलब ये नहीं है कि भाई आप, अब जैसे मैं जब तक मैं फौज में था, गुड 22 years ऑफ सर्विस, तो 22 साल जितने दिन मैंने नौकरी की, मैं तो आई केम कोर्सेज, पहले यंग ऑफिसर्स कोर्स, फिर बटालियन सपोर्ट वेपन्स कोर्स, फिर रेजिमेंट सिग्नल ऑफिसर्स कोर्स, ऐसे चलता रहता है वहां पे, जॉइंट एयर वॉरफेयर कोर्स, जूनियर कमांड, फिर मैंने स्टाफ कॉलेज किया, व्हिच इज अ कॉम्पिटिटिव, यू हैव टू गो थ्रू अ कॉम्पिटिटिव प्रोसेस। तो ये दिस ट्रेनिंग कंटिन्यूज। नाउ इज इट एनीबॉडीज केस कि अब जब तक आप मतलब आप बेसिक ट्रेनिंग करके आप यू कैन नॉट बी कमिटेड इनटू बैटल और वॉर? अगर ऐसा होता, अगर यही लॉजिक आप लगाते, तो भाई हमारे यहाँ ये जो 71 वॉर के समय ये जनरल जीडी बख्शी का जो बैच था, they passed out 3-4 months early and they were just put into war. तो उसमें क्या लिखा हुआ है क्या कि जब तक आपको मतलब बेसिक ट्रेनिंग के बाद आपको को नहीं बैटल में वॉर में कमिट किया जाएगा? गांधी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रिक्रूटमेंट करवाई और वो सीधा चले गए डिफरेंट थिएटर्स ऑन द ग्लोब। तो क्या उनको कौन सा ये हुआ? They were committed straight into this thing, और उनको क्या कंपनसेशन मिला?
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हमारी सेना थी वो 2 लाख की थी पहले, and it swelled to 25 lakhs, 2.5 million. They were straight away committed into the war after initial training, basic training. और उनको क्या पेंशन मिला? और मैंने वो कांग्रेस के वो स्पोक्समैन से पूछा कि भाई 1976 में 1976 तक गायत्री जी जो कलर्ड सर्विस था वो केवल 7 इयर्स था। लोग आते 7 इयर्स के बाद उनको कहा जाता था कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, आप बहुत बहादुर हैं, आप देश को जब आपकी जरूरत पड़ेगी हम फिर आपको बुलाएंगे, बाय बाय, थैंक यू, बहुत अच्छा काम किया आपने, और उनको भेज दिया जाता था सूखा, विदाउट एनी मतलब उनको कोई पैकेज। टुडे एन अग्निवीर will be getting once he leaves 25 lakh rupees। 20 साल के उम्र में आप बताओ एक हिंदुस्तान में जब ये जॉब का उसका एज एक्चुअली स्टार्ट्स 20-21 साल की उम्र में, उसके हाथ में 25 लाख रुपए हैं, ठीक है ना? कितना लैटिट्यूड उसको देता है वो, प्लस जो मान लीजिए इफ ही इज नॉट एब्सॉर्ब 4 साल जो वो नौकरी करेगा, तो गायत्री जी हमारे यहाँ फौज में आई कैन टेल यू एट एन एवरेज एक जवान का खर्चा जो है वो मुश्किल से 5,000 रुपए है अपने ऊपर, रेस्ट 40,000 35,000 इज सेविंग। सो दैट इज द काइंड ऑफ दैट इज द काइंड ऑफ मनी है। तो जब ये इनको कोई आर्गुमेंट नहीं मिला वो कांग्रेस वाले को, वो स्पोक्समैन को, तो ये नेवल चीफ एडमिरल प्रकाश ने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा है अबाउट दिस थिंग, और may have written an article, or anyway anybody who writes in Indian Express or Wire, I think very low of him। मैं जानता हूं कि वो किस he is on which side of the fence, ठीक है? तो भाई सुनो, I said that he is not the colonel of the regiment of the armed forces। Who has told him? Who has appointed him? अब आप एडमिरल रामदास का नाम ले लोगे, हैं? We all know his Aam Aadmi Party connections and Pakistan connections। तो मेरा क्या कहना है कि ये जो कुछ हमारे सीनियर जो लोग हैं फौज में, सीनियर ऑफिसर जो रिटायर्ड हुए हैं, जनरल्स, एडमिरल्स, आप कृपया अपना मुंह बंद रखिए। आप जब ऐसी बातें करते हैं तो आप जो सर्विंग लोग हैं, आप कहना क्या चाहते हैं कि द लास्ट मैन विथ with moral standards, with any moral standards to retire was you। ये आप बताना चाहते हैं, या आप ये बताना चाहते हैं कि आपके तरफ कोई कॉम्पिटेंट नहीं अभी तक पैदा हुआ? जहाज नहीं बदल जाते, स्टैंडर्ड्स नहीं बदल जाते। अगर बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में मान लीजिए हाइपोथेटिकली हमारे टाइम में 2 माइल होता था, फिर 5, तो 2 माइल आपने करना होता है 14 मिनट्स 35 सेकेंड्स में, ठीक है ना, एक एक्सेलेंट में आने के लिए। तो मेरे लिए भी वही स्टैंडर्ड था, जो मेरे सीनियर थे उनके लिए भी वही स्टैंडर्ड था, उनके सीनियर के लिए भी वही स्टैंडर्ड था। यू आर नॉट रनिंग एट इन 10 मिनट्स टाइम, तो क्यों बकवास कर रहे हो आप? पता नहीं, अगर ये I would have taken an offense if I was the serving CDS or serving chief। लेकिन अब है क्या कि ये कौन इनको ये आर्टिकल लिखने के लिए कौन बता रहा है इनको? कौन इनको कहता है कि राहुल गांधी के यात्रा के साथ चल? ऑब्वियसली दे आर पॉलिटिकल फोर्सेस। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और आप देखोगे कि ये इसी को ये वेक्टर बना के चल रहे हैं। they are trying to weaponize this ये जो उनका डिफेंस एजेंडा है,
और जो उनका फार्मर्स का जो एजेंडा है, मतलब दिस सबवर्जन का एजेंडा, इसको ये हथियार बना, इसको वेपनाइज कर रहे हैं। और वेपनाइज करते करते ऐसा हुआ कि पहली बार ये रफाल के मामले में जब ये सब फेल हो गए, एंड इट वाज ऑल एट द बिहेस्ट ऑफ चाइना, इट वाज ऑल एट द बिहेस्ट ऑफ चाइना। इन्होंने जब सब फेल हो गया, चाइनीज इनको बार बार कह रहे थे रफाल रोको रोको, इट विल ये पूरा स्ट्रेटेजिक इक्वेशन जो है वो बदल देगा। तब इन्होंने पहले फ्रांस में गए। फ्रांस में तो आपको मालूम है कि इस पर भी मैं आऊंगा, अभी फ्रांस में के बारे में कुछ जरूर चर्चा होगी इसमें आपके साथ। तो वहां पर इन्होंने कोशिश किया कि अपना जो उनका लेफ्ट का इकोसिस्टम है, जो माओवादी इकोसिस्टम है, उसको ये लेवरेज करें। वहां सक्सेसफुल नहीं है। फिर हमारे यहाँ है, जुडिशरी में भी लोग हैं, आखिरी में वहां पर इन्होंने दाव खेला। तो वहां यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई मीन ऑफिसर्स इन यूनिफॉर्म वेर कॉल्ड इन द कोर्ट। और ये जज साहब लोगों ने सील्ड एनवेलप में मांगा, क्या देखा, क्या उनके समझ में आया, और क्या शेयर किया या नहीं किया, मैं क्या जानू, लेकिन डेफिनेटली जिस तरह का उनमें डेस्परेशन था। सो देयर इज अ बिग चाइना लॉबी विद इन इंडिया, there is a China within India, and there is a Pakistan in India. The Pakistan in India is much bigger than the actual Pakistan in whatever form it exists today. तो ये सब जो है, ये आपको ये वेक्टर्स अभी इसको यूज कर रहे हैं इसको। और आप ये सब ये कब हो रहा है? ये कारगिल, जब कारगिल दिवस आए, और कारगिल दिवस में मैं आपको बता दूं, जब ट्रेनिंग की बात होती है ना, तो एज ए स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री, जियो पॉलिटिक्स एंड स्ट्रेटेजी, मैं बिल्कुल आई कैन डेयर से कि ये दुनिया के इतिहास में माउंटेन वॉरफेयर में को अगर आप लेकर चले, तो उस युद्ध पथ माउंटेन वॉरफेयर में इतने टफ अटैक्स कभी नहीं गए हैं इन द हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर, आई कैन टेल यू। इसके कारण इस तरह के जो अटैक्स गए हैं, 71 वॉर में भी एक भी ऐसा अटैक नहीं हुआ। इट वाज जस्ट द टेनेसिटी, the tenacity, courage, conviction, and high, moral standards of our young officers that we could pull off this victory. और इसका कारण क्या है कि आप कोई भी, कोई भी अगर वॉर आप देखते हैं, चाहे वो हमास वर्सेस इजराइल की वॉर हो, या यूक्रेन वर्सेस रशिया की वॉर हो, या कारगिल का हो, तो आप एक टेम्पलेट लेके चले, उसको 3 आप बिंदुओं पे जज कर सकते हैं। दैट इज व्हाट ऑब्जेक्टिव, रूट एंड फायर सपोर्ट। तो कारगिल में ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एविक्ट द एनिमी फ्रॉम दोज हाइट्स, 15,000 फीट, 16,000 फीट। रूट क्या था आपका? रूट्स वर वेरी लिमिटेड। एरियल रूट वाज ruled out, ठीक है। LOC you could not cross। वो जो फीचर्स थे, उनके जो अप्रोचेस थे, कोई 90 डिग्रीज था, कोई 70 डिग्रीज था, कोई 60 डिग्रीज था। सो इवन दैट वाज लिमिटेड। उसके भी कई पाबंदियां थी। सो यू हैड टू वर्क बिटवीन विद इन सम पैरामीटर्स। तो बड़े जोखिम भरे असॉल्ट हुए, ठीक है ना, बिकॉज यू हैड लिमिटेड अप्रोचेस। एंड देन फायर सपोर्ट। अब फायर सपोर्ट का क्या हुआ? फायर सपोर्ट, आर्टिलरी थी हमारे पास, बट व्हाट हैपेंस ऑन दैट काइंड ऑफ टेरेन, माउंटेन टेरेन, दैट फायर का जो इफेक्ट है वो उतना उम्दा नहीं होता है जितना प्लेन एरिया में होता है। मान लीजिए एक बैटरी ऑफ 6 गन्स इज फायरिंग, तो वो मान लीजिए 150 गज का वो
इलाका मान लीजिए कवर करता है 150-200 गज का, so that will be constricted to few yards because of the nature of the target. आप एयर सपोर्ट हम यूज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अमेरिकन ने उन्होंने अपना जीपीएस हमको देने से मना कर दिया था। एंड थैंक गॉड कि अभी मोदी साहब के कार्यकाल में हमने नाविक जीपीएस बनाया है। मोदी साहब के कार्यकाल में वी हैव बिकम एक्सपोर्टर्स ऑफ आर्म्स। यहीं पे तकलीफ है सबसे ज्यादा, यहीं पे सबसे ज्यादा तकलीफ है इनको। सो दे आर बीइंग इनको जो आर्म्स लॉबी के जो ग्लोबल आर्म्स लॉबी है, वेस्टर्न आर्म्स लॉबी, उन लोगों का भी जो भी आप देश में देख रहे हैं उनका भी एक बहुत बहुत बड़ा रोल है उसमें। और ये वो लोग हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये जो हमने जो विक्ट्री पुल ऑफ की हमने कारगिल में, कौन था ये लड़के? कोई किसी की 2 साल सर्विस थी, किसी की 3 साल सर्विस थी। कई लड़के ऐसे थे हु वर एक्चुअली सप्लाई कोर में थे, कोऑर्डिनेंस कोर के थे, और 1 साल का वो करते हैं अटैचमेंट इन्फेंट्री के साथ। They were committed into the Kargil war and they came out with flying colors. तो ये लोग आपको विक्ट्री, ये जो एकदम फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश, who are still on the learning curve, क्योंकि लर्निंग तो कभी कंप्लीट नहीं होती और ट्रेनिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। तो मैंने वही कहा कि भाई इन लोगों ने, दैट इज व्हाई कारगिल इज सो इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई यू नीड अ यंग आर्मी, क्योंकि आपकी जो फ्रंटियर्स है वो इस तरीके से है। दुनिया भर में भारत की तरह डेजर्ट से लेके आपको हाई एल्टीट्यूड तक का, और वो आपको कच्छ का जैसा टेरेन आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, such variations. So that is why we need a young army. और मोदी साहब ने तो बिल्कुल सही कहा कि नहीं ये पैसे बचाना चाहते हैं, ये अरे भाई, उन्होंने कहा कि ये बताओ कि अभी अगर जो भर्ती होगा तो 20-25 साल के बाद रिटायर होगा, तब उसका पेंशन शुरू होगा। कहते तब तक मेरी उम्र 100 क्रॉस कर जाएगी। तो मैं इस चिंता में हूं कि मेरे 100 साल का जब मैं हो जाऊंगा तब क्या होगा। अरे आप देश के बारे में सोच रहे हो तो इन जो हमारे जो ये वर्बल डायरिया वाले कुछ लोग हैं ना, मैं उनको यही सोचता कि भैया आप अपने बारे में सोचो, आपको किसी ने ठेका नहीं दे रखा है। तो ये हकीकत, और वो भी कौन लोग बोल रहे हैं। इमेजिन, जो कि छुप के जाता है वो चाइनीज एम्बेसी में, जब ये डोकलाम क्राइसिस के बीच में, जो कि सीक्रेट में एमओयू साइन करता है। एंड देयर इज अ वेरी ह्यूज डिफेंस कंपोनेंट। पॉलिटिकल कंपोनेंट में इसमें क्या होने की तो कोई गुंजाइश, कितनी गुंजाइश है, बिकॉज चाइना इज ओनली वन पार्टी सिस्टम, तो उसमें तो हो नहीं सकता कुछ। So the defense component or the strategic component is very heavy. Earlier, for this strategic component, they used to completely rely on the communists, that is the CPM. CPM in turn, used to wield the Maoists, both CPI and CM. But ever since Sonia Gandhi has become the numero persona in the Congress party, she is the actual CPM, she is the actual CPI, she is the मतलब वो माओवादियों की लीडर है वो। और तभी आपने देखा कि किस तरीके से वो महेंद्र कर्मा और इनका वीसी शुक्ला का इन लोगों को रास्ते से हटाए, कितने लोगों को टपका दिया गया उसके बाद, कुछ माओवादी के नाम पर, कुछ उसके नाम पर। ठीक है, तो अब उसी सिलसिले में मैं
आप देखिए ये केवल ये सोल्जर और फार्मर को वेक्टर नहीं बना के चल रहे। चन्नी ने पार्लियामेंट में ही बैटेड फॉर अमृतपाल सिंह। अरे तुमको इतना उसके लिए है तो उसको कांग्रेस का टिकट दे देते उसको। एंड वो हवाला क्या दे रहे हैं कि क्योंकि वो इतने वोट से जीत के आया है इसलिए उसका मतलब इज विंडिकेटेड, मतलब उसके सारे पाप धुल गए। पुलिस स्टेशन पर जो हमला किया वो खत्म हो गया, वो भारत के खिलाफ उसने नारे लगाए वो सब धुल गया उसका। तो हम अगर ऐसे करने लगे तो मैं तो कह रहा हूं कि कितने हमारे यहाँ जो है अंडरवर्ल्ड के लोगों ने चुनाव जीता है। कुछ हम जानते हैं जो डिक्लेयर्ड अंडरवर्ल्ड के हैं, और बाकी जो वो व्हाइट कॉलर जो अंडरवर्ल्ड वाले हैं वो तो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। तो ये व्यक्ति इसके कांग्रेस आई का होते हुए कांग्रेस का होते हुए ये आदमी उसके लिए बैटिंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वी आर इन सपोर्ट ऑफ खालिस्तान एंड सो इज आम आदमी पार्टी। तो हम जब आपके प्रोग्राम में पहले भी हमने कहा है कि भैया ये एक बी टीम है कांग्रेस की, वील्डेड बाय सोनिया गांधी। शायद नीचे के रैंक्स में नहीं लोगों को मालूम होगा, लेकिन ये गांधी फैमिली का ये भी एक वेपन है, एक वेपन है ये जो आपका आम आदमी पार्टी है। तो अभी पंजाब ये चन्नी का बयान इसलिए his posturing in the parliament as far as Khalistanis is concerned, it clearly shows। और तब मैं आपको कहता हूं कि मैंने देखा, आप देख लेना कि जिन जिन संगठनों से या आउटफिट्स के खिलाफ राजीव गांधी थे वो सारे संगठन सोनिया गांधी को प्यारे। माओवादी बहुत प्यारे हैं सोनिया गांधी को, जिहादी बहुत प्यारे हैं। 26/11 के समय पूरी जो यहाँ की जो वॉर रूम थी उसको किस तरीके से भेज दिया गया था, हिंदू टेरर कैसे बनाने की कोशिश की गई थी, वो भी उनको प्यारे हैं। तो खालिस्तानी इनको प्यारे, माओवादी इनको प्यारे, जिहादी इनको प्यारे, जॉर्ज सोरस इनको प्यारा। all murderous ideologies and murderous outfits। तो आप ये देख लीजिए कि जिस और एलटीटी भी इनको बहुत प्यारा है। शायद इनको अगर कंपैरेटिव टर्म में जब राजीव गांधी जिंदा थे उस समय भी एलटीटी शायद ज्यादा प्यारा होगा, बिकॉज एलटीटी वाज नथिंग, इट वाज ये तो ये पूरा चर्च का मामला था ये। प्रभाकरन एंड गैंग, और मैं बड़ी क्लोजली मॉनिटर करता था उस समय इन माय ऑफिशियल कैपेसिटी। आप उसको देख लो, उसके जितने वो थे, चार्ल्स एंटन बालासिंघम, उसके जितने लोग थे, और तभी उनको ये जो एलटीटी जाफना कार्टर्स थे इनको पूरी दुनिया में इनको दामाद बना के रखा हुआ था। कभी नॉर्वे तो कभी पहले इनका हेडक्वार्टर लंदन में था, उधर था, फिर उसके बाद शिफ्टेड टू पेरिस। सो पेरिस में तो इनका पूरा एक मोहल्ला बन गया था, आज भी मोहल्ला, तो वो भी प्यारा था। तो आप देखेंगे कि ये जितने ही आउटफिट्स हैं जो कि खून खराबा कर सकते हैं, वो जिस तरह के इसी का रिफ्लेक्शन है ये राहुल गांधी जो ये टी शर्ट और डोले शोले दिखा रहा है ना, ये that is a reflection of those murderous ideologies। Look at his body language। And Channi, believe me or not, and with मैं दुनिया में चाहे जो लोग कहते, इसने पूरी मतलब इसके चीफ मिनिस्टरशिप के दौरान में
मोदी साहब को मारने की पूरी तैयारी की जा चुकी थी। What happened in Firozpur? As a military analyst, I can tell you that was a perfect ambush site they had created. एक पुल है, एक उस समय so called farmers were sitting, वो stops का काम कर रहे थे। बाकी he was within the artillery range of पाकिस्तान, ठीक है, और कहीं पे असॉल्ट पार्टी बैठी होगी। चीफ मिनिस्टर डज नॉट गो व्हेन द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स हिज स्टेट। और ये क्या, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट लीडर तो था नहीं, नया नया बना था, कोई ऐसा मतलब ये हेवी वेट पर्सनैलिटी भी नहीं था ये। ही डजंट गो। और फिर क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज होती है तो भाई द गवर्नमेंट ऑफ द डे इन्वेस्टिगेट्स इट। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आप नहीं करेंगे इसको इन्वेस्टिगेट, हम करेंगे। और मुझे मालूम था कि इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी क्या थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सब ठीक था, वो एक एसपी साहब ने, वो उनका डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी था, एसपी साहब को कुछ बोल के उन्होंने वो केस को रफा दफा कर दिया, हो गया। सो आई अर्ज द गवर्नमेंट that despite what happened, despite what the Supreme Court had to say, they must come out with a white paper on this entire conspiracy. आप देर करते हैं ऐसी चीजों में, इसीलिए एक तो लोगों का कॉन्फिडेंस शेक करता है। दूसरा क्या होता है कि कई लोग ये कहते हैं कि ये पापी लोग आखिर ये कब उजागर होंगे। ये डोले शोले के पीछे कहीं पर नेशनल हेराल्ड भी है। ये डोले शोले के पीछे ये जो बूट पॉलिश वाला और उससे जो कहता है जो मैं उससे मिला और मैं उससे मिला कहीं बैठ जाता है, तो ये मिलने और बैठने के बीच में ये कौन कौन से कंट्री में जाता है, क्या गवर्नमेंट को ये पब्लिक नहीं करना चाहिए? आफ्टर ऑल he is got an Indian passport. Aren't we supposed to know their visits and destinations? ये कब जाते हैं, कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, कहां पे हैं? कल को खुदा न खास्ते इनको कुछ हो जाए कहीं पे, तो फिर आप करोगे कि सरकार ने इनको सिक्योरिटी नहीं दी। पता नहीं क्यों ये लोग चुप हो जाते हैं इसमें। कंबोडिया गया कि थाईलैंड गया, किससे क्या किया, किससे मसाज करवाया, किस महिला के साथ फुटबॉल देख रहा था, कि भाई वी आर एंटाइटल्ड टू नो। वो पार्लियामेंट में कुछ भी बोल देता है, तो इसमें तो गलती भाई सरकार की है ना। दूसरा इसने अमृतपाल सिंह का हिज चर्च कनेक्शंस यू नो वेरी वेल। उसके बाद क्या होता है कि इसी दौरान, कारगिल के दौरान, प्रियंका गांधी शी कंडेम्स इजराइल, पैलेस्टीनियंस के सपोर्ट में स्टेटमेंट देती हैं। इसका टाइमिंग देखिए, एक टाइमिंग तो ये था कि कारगिल दिवस था, और जब भी कारगिल दिवस आता है तो कहीं ना कहीं इजराइल का मेंशन जरूर होता है, क्योंकि जब हमें कुछ युद्ध सामग्री और साजो सामान की जब जरूरत थी, इजराइल वाज द कंट्री व्हिच रिस्पोंडेड as quickly as possible. उन्होंने हमको लेजर डेजिग्नेटेड बॉम्ब्स दिए, एम्युनिशन दिया, उन्होंने मोटर हमको दिया, और कई तरह के इक्विपमेंट हमने दिया,
जिसके लिए हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे। तो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूंसी को खुश करने के लिए ये बयान दिया। अब वो कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है गायत्री जी? दिस कॉन्स्टिट्यूंसी इज दैट कॉन्स्टिट्यूंसी इन केरला जहां से ये चुनाव लड़ने वाली है। वो रेडिकल्स का गढ़ है। क्या नाम है उस कॉन्स्टिट्यूंसी का? जस्ट फॉरगेटिंग, 1 मिनट। वो केरला में कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी से? वायनाड, सॉरी, जस्ट समटाइम्स वायनाड में, वायनाड वो तो हॉट बेड है। इनकी जितनी रैलियां होती है उसमें पीएफआई के झंडे ज्यादा होते हैं कांग्रेस झंडों के मुकाबले। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को उन्होंने केटर करने के लिए ये स्टेटमेंट दिया। तो आप समझ जाइए कि कितने पैट्रियोटिक लोग हैं ये। और इसी बीच केरला से एक वो आया, एक खबर आई कि एक के वासुकी नाम की एक आईएएस ऑफिसर है जिसको सीपीएम सरकार में या पिनारी विजयन ने सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ मैटर्स ऑफ एक्सटर्नल कोऑपरेशन, यानी कि एक तरह का यूफेमिस्टिकली स्पीकिंग फॉरेन सेक्रेटरी का वो किया उन्होंने। अब है क्या कि दिस इज ए ओपन कॉल फॉर सेसेशनिज्म, और इसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट होगा वो पूरे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में होगा। तो एक तरफ प्रियंका गांधी का ये बोलना, पिनारी विजयन का ये मूव, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि अब साउथ इंडिया में ये कौन सी पॉलिटिक्स को ये खेलना चाह रहे हैं। बिल्कुल अलगाववाद की पॉलिटिक्स। एंड देन जो कर्नाटका की गवर्नमेंट है उन्होंने एक वो बिल पास किया कि एक कन्नड़ ओनली का, कि केवल जो कन्नड़ जो है वही उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो ये एक दिशा ये आपको ये दिखा रही है कि अब इनका आगे का इनकी योजना क्या है, और इनकी योजना है बिल्कुल वो सेसेशनिस्ट पॉलिटिक्स वाली। और इसका इंडिकेशन तो राहुल गांधी ने बहुत बार दिया है, when he started playing on those south versus north divide, etc. And Pinari Vijayan will do everything to ensure the smooth passage of Priyanka Gandhi to the parliament. गायत्री जी, अब सीपीएम नाम की ऐसे कोई चीज भारत में बहुत कम रह गई है। वो सीपीएम जो है वो एट द बिहेस्ट ऑफ द चाइनीज वो सारा आउटसोर्स कर दिया गया है सोनिया गांधी को। धीरे 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 पूरा इसको सोर्स आउटसोर्स कर दिया गया। अब उसी में माओवादी भी हैं, उसी में अर्बन नक्सल भी है। तो अगर सबसे बड़ा अर्बन नक्सल का आप अगर ये देखें तो ये पूरा का पूरा गांधी परिवार है। They are the biggest urban naxals going around this country. और अब इसका मैंने आपको बोला वो महेंद्र कर्मा और वीसी शुक्ला वाले, आप इसका थोड़ा ये जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल था उसके वो आप देख लो, उसकी कॉम्पोजिशन छटे हुए बदमाश। अभी एक पार्लियामेंट में एक वो आया, एक झारखंड से एक एमपी ने मांग की है कि शाह कमीशन की रिपोर्ट जो है वो टेबल हो। अब इन्होंने सारी कॉपियां जो है उसकी सारी गैप कर दी। देयर इज वन कॉपी अवेलेबल इन द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो धनखड़ साहब ने कहा है कि हाँ इसको उठाया जाए। उसमें एक ये लिखा गया है
शाह कमीशन के रिपोर्ट में कि ये नवीन चावला को कोई जिम्मेदारी का इसको ओहदा नहीं दिया जाना चाहिए, और ये सोनिया गांधी का क्लोजेस्ट एड नवीन चावला। तो ये जो अर्बन नक्सल्स की बात करते हैं ना, तो अर्बन नक्सल्स की जो मुखिया है वो है सोनिया गांधी, एंड ऑफ कोर्स बाय एक्सटेंशन प्रियंका गांधी एंड दिस थिंग राहुल गांधी। तो मैं जब आपको बात कह रहा था कि जो भी आउटफिट्स, जो ऑर्गेनाइजेशंस जिसके खिलाफ राजीव गांधी थे, इमेजिन बेन सिंह का जो बेन सिंह हु किल्ड मिसेस गांधी, उसका बेटा भी पार्लियामेंट में। दैट वाज अनदर, वो शायद मैं आपके दर्शकों को याद दिला दूं कि दो लोग शामिल थे, लेकिन कॉन्स्पिरेसी बहुत बड़ी थी, बेन सिंह और सतवंत सिंह। बेन सिंह ने गोली चलाई और सतवंत सिंह को भी उसने कहा था गोली चलाने के लिए, और मिसेस गांधी को इन्होंने, दे किल्ड मिसेस गांधी। धवन जो था वो बच गया। बेन सिंह को और सतवंत सिंह को डिसआर्म किया गया। फिर वहां पर एक आईटीबीपी का एक छोटा सा एक रूम था, वहां इसको पकड़ के he was overpowered and kept there। फिर ठां ठां की आवाज हुई, फिर बेन सिंह was gone। सब उसको, जैसे होता है ना गायत्री जी, कि जो मारने वाला है उसको मार दो ताकि कोई वही नहीं रहे, जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी पता ही नहीं चले, जैसे अभी ट्रंप के केस में या कैनेडी के केस में हुआ। तो सतवंत सिंह को भी मारा गया, लेकिन वो बच गया किसी तरीके से। और जब उसको होश आई तो उसने कहा कि मुझे बेन सिंह ने कहा था कि देखो, धवन को ध्यान रहे, धवन को गोली नहीं लगनी चाहिए क्योंकि इसने हमारी बहुत मदद की। एंड सेम धवन was very, he remained very close to the Congress, but for a brief period he remained very close to the Congress party. So all the assassins जो कि directly indirectly involved थे, some politicians, they have all been rehabilitated and rewarded by सोनिया गांधी। जो राजीव गांधी का किलर था उसको तो आपको मालूम है, आखिर मदर एंड डॉटर ट्रैवल्ड ऑल द वे, क्या 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 छुपाने के लिए। तो मैं कह रहा हूं कि यू सी, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पिनारी विजयन का ये फॉरेन ये सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ मैटर्स ऑफ एक्सटर्नल कोऑपरेशन अपॉइंट करना, प्रियंका गांधी का ये कहना, कन्नड़ ओनली। आप अगर, मैं जस्ट अ ब्रीफ असाइड, मैं कभी कभी कहता हूं कि आप बेंगलुरु ले लो। आप वहां पे जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रीज जितने हैं, एजुकेशन सेंटर्स, आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, इसरो का वहां बहुत बड़ा वो है, ठीक है, वहां पे आर्मी सर्विस सेंटर का वहां पे नॉर्थ ये एक मर्ज हो गया है, वहां पर है कॉलेज, ये सेंटर फॉर मिलिट्री पुलिस वहां का है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड वहां पे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वहां पे है, ठीक है, एयरफोर्स बेस वहां पे है पास में, यू नेम अ थिंग इट इज देयर। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड वहां पे है, मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप वहां पे है, यू नेम अ थिंग, मिलिट्री स्कूल वहां पे है। तो ऑलरेडी वहां पर एक
इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, मतलब एक वो था जो वो क्या कहते हैं, जो टेक्नोक्रेट्स का इकोसिस्टम वाज प्रिवेलिंग फ्रॉम मच बिफोर। और लोग बाहर के लोगों ने आके किया वहां पे सब, वहां के भी लोग थे और बाहर के भी लोगों ने। तो इस तरीके से ये नॉर्थ साउथ डिवाइड की जो ये सब हो रहा है, पॉलिटिक्स इज वेरी क्लियर, इट्स गोइंग ऑन ए वेरी वेरी डेंजरस पाथ, बहुत डेंजरस पाथ। दूसरा आप देखेंगे कि ये जो ट्रेन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, गायत्री जी, आप कोई ट्रेन एक्सीडेंट, आज भी एक हुआ है, डिरेलमेंट हो, ये हो, सबोटाज हो, आपको उसमें वेस्ट बंगाल के फुटप्रिंट्स आपको जरूर मिलेंगे। इमेजिन अ पर्सन, नॉट वंस, 2-3 केस है, यहां से जाके केरला में वो सिग्नल को सबोटाज करने की कोशिश कर रहा है वेस्ट बंगाल की। जमायत मुजाहिदीन बांग्लादेश का आदमी जाके वो वहां पे बेस बनाता है बेंगलुरु में, एंड देन ही कमिट्स डेकॉइटी इन 2-3 हाउसेस। किस लिए? तो हम गजवाए हिंद के लिए हम धन इकट्ठा कर रहे हैं। वहां बंगाली जमायतीन मुजाहिदीन बांग्लादेश का, और फिर आपने रवैया तो देख लिया इसका, बीएसएफ को लेके ममता का रवैया। अब है क्या कि ये इतनी सारी चीजें हो रही है, ऑलमोस्ट ओपन कॉल टू सेशनिज्म। लोगों का जो थर्ड फ्रंट की जो बात कर रहे हैं, मेरे मिलॉर्ड्स को ये समझ में आनी चाहिए कि थर्ड फ्रंट पे खून एक बार नहीं बहता है। बाकी दो फ्रंट्स में तो 14 दिन 15 दिन का वॉर होगा। मान लीजिए, इफ यू आर गोइंग, इफ यू आर imagine, if you are conjuring, the kind of 71 war or something, 15 days 20 days का war होगा, there will be an outcome. Proxy war का क्या outcome यही होता है कि it keeps eating into your vitals, वो vitals को खाते खाते it has reached, मतलब ऑलमोस्ट ये दिल्ली तक पहुंच गया, शाहीन बाग में आपने देखा, वो देखा, और वो फिर जो है वो थर्ड फ्रंट के साथ मर्ज कर जाता है। तो मिलॉर्ड्स को मैं एकदम आपको यकीन में दिलाता हूं, द मिलॉर्ड्स आर नॉट सेफ। अगर मिलॉर्ड्स कभी नहीं सेफ थे, वो जो आपके गैंगस्टर्स जो मारे गए वहां पे, जो इलाहाबाद का वो अतीक अहमद मारा गया, 11 जजों ने दे हैड रिक्यूज्ड देमसेल्व्स। ये क्या था? एनालाइज कीजिए इसको, क्यों रिक्यूज किया था अपने आप को? क्योंकि दे वर टेरराइज्ड, दे वर टेरराइज्ड। अगर 11 जज टेरराइज्ड हो जाए तो आप समझ जाइए कि थर्ड फ्रंट कितने खतरनाक मोड़ पे है। तो हमारे जज साहब लोग को ये खास करके मैं जुडिशरी का, पॉलिटिशियंस, तो there will be a group of politicians who will try to exploit everything to their advantage. मैं तो कहता हूं कि आप वेस्टर्न यूपी में 3-4 जगह ऐसे हैं जहां पर आप दाऊद इब्राहिम को भी अगर खड़ा कर दोगे वो जीत जाएगा, नवाज शरीफ को बुलाओगे तो वो जीत जाएगा, he will get more votes than any Indian. So if the high court judges could be terrorized, it's your turn, milords. सुप्रीम कोर्ट के मिलॉर्ड्स को मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं थर्ड फ्रंट की हमेशा हम बात करते हैं। इट इज नॉट 0.5, 2.5 नहीं, इट इज अ कंप्लीट थर्ड फ्रंट।
और तब जब ये सेशनिज्म की बात होती है, मैं तो कहता हूं कि मिलॉर्ड शुड टेक इनको दौरा करना चाहिए एक बार वेस्ट बंगाल का। देखिए क्या हालात है वहां, भयावह स्थिति है। मिलॉर्ड्स को पंजाब का दौरा करना चाहिए, जाकर देखिए। द गवर्नमेंट ऑफ द डे जो आम आदमी पार्टी है वो खालिस्तान की सपोर्टर है, यहां पर जो उसका बेनिफेक्टर है वो सपोर्टर है, पार्लियामेंट में उसके लिए ओपन सपोर्ट है। हमारे जैसे लोग जाए तो जाए कहां, किसको गुहार लगाए? तब मेरा सवाल उठता है गायत्री जी, और मैं पूरे देश की जनता, आपके सुनने वाले, जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मतलब आर्टिकल 356 डिफंक्ट हो गया? अगर कोई इस तरह से स्टेट उसको चुनौती दे तो क्या वो डिफंक्ट हो गया? और क्या आपने इसलिए ये रवैया अपनाया है क्योंकि जॉर्ज सोरस ऐसा चाहते हैं? और जॉर्ज सोरस का चेला राहुल गांधी बोलता है कि इंडिया इज नॉट अ नेशन, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आपके भी रवैये से उसी की बू आती है। मिलॉर्ड्स, you don't draw your power from union of states. You are a central authority, और आप सेंट्रल अथॉरिटी इसलिए हैं क्योंकि आपको आपको वो जो पावर जो इन्वेस्ट किया गया है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा इन्वेस्ट किया गया है। इस बात को आप मत भूलिएगा। तो फिर मेरा वही सवाल कि क्या 356 हैज इट बिकम रिडंडेंट? और अगर रिडंडेंट नहीं हुआ है तो फिर कृपया लिख के हमको दीजिए कि किन हालतों में 356 लगाया जा सकता है। ये दुनिया का आप बता दें। आज बंगाल में, पंजाब में एक बहुत बड़े एक सेगमेंट है जो कि कहता है, और उसमें वो नहीं कौन माइनॉरिटी में कौन मेजॉरिटी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो ये इस बात की गुहार लगा रहा है कि भाई हमको प्लीज कम टू अवर रेस्क्यू। फेडरल स्ट्रक्चर को, फेडरल स्ट्रक्चर का हवाला देके यू कैन नॉट लेट योर टेरिटरी स्लिप ऑफ साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली। भाई जब आपके पास टेरिटरी होता है तो उसको क्या होता है, फिर आप उस टेरिटरी को अपने गवर्नेंस से सींचते हैं, उसको सुरक्षा से सींचते हैं, उसको डेवलपमेंट से सींचते हैं, आप उसको साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन, इमोशनल इंटीग्रेशन से सींचते हैं। इज दिस हैपनिंग इन पंजाब एंड वेस्ट बंगाल? और एल्सवेयर? तो ये 356 पे हमको इस पर विचार करना होगा, एंड आई वांट एन आंसर टू दिस। और आखिरी में देखिए, आपने देखा होगा कि फिलहाल जो ओलंपिक्स चल रहा है, आपको हमारे जो टेलीविजन चैनल्स है उनमें आपको कोई इंथुजियाज्म दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। मुझे वो मतलब एक डिस्कशन हो, कल एक हरियाणा की
बच्ची जो है वो उसको मेडल मिला, ठीक है, उस पर ये सब हुआ, लेकिन जिस तरह का डिस्कशन, जिस तरह का अभी तो एक वो स्पोर्ट्स का मतलब एक एनवायरनमेंट होना चाहिए था, मूड होना चाहिए था, इट्स नॉट। इसका कारण है कि ये लोग दिखाना नहीं चाहते कि किस तरह से दहशतगर्दी के साये में फ्रांस में ये ओलंपिक्स हो रहा है। ये दिखाना नहीं चाहते कि जो वहां पर लेफ्टिस्ट ने सब सारा शर्म त्याग कर इकट्ठे होके नेशनलिस्ट को वहां पावर से बाहर रखा है, और उनके नीचे, उनके नाक के नीचे ट्रेन्स, हाई स्पीड ट्रेन्स रोके जा रहे हैं। लोगों, जो प्लेयर्स का आवागमन है उसमें बाधा पहुंच रही है। यहां तक कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ट्रेन से आना चाहते थे ओलंपिक्स देखने के लिए। इन व्यू ऑफ दीज थ्रेट्स एंड द प्रिवेलिंग टेरर सिचुएशन, उनको बाय एयर वो आ रहे। एयरपोर्ट्स पे थ्रेट है, सेन नदी जो है उस पे जानकर गंदगी फैलाया जा रहा है बाय ऑल दीज मिसक्रीट्स। और एक दूसरी बात है कि इंडिया ने एक बहुत बड़ी 117 स्पोर्ट्समैन की कॉन्टिजेंट भेजी है, और इनको लग रहा है कि अगर कुछ ज्यादा मेडल्स आ गए तो नरेंद्र मोदी विल गेट अनदर ब्राउनी पॉइंट एज पर देम। और मैं आपको एक बात बता दूं कि 1896 में ओलंपिक शुरू हुए थे और 2020 तक इंडिया ने 35 मेडल जीते, ठीक है, 35 मेडल्स। उसमें से आप 5 निकाल दें जो ब्रिटिश पीरियड का था टिल 1948, वो निकाल दें आप, तो 30 मेडल 48 से लेके 2020 तक। उस 30 मेडल में 21 मेडल जो है वो कांग्रेस के लंबे कार्यकाल के समय हुआ, और 2014 और 20 के बीच में मोदी के कार्यकाल में वी हैव गॉट 9 मेडल्स। और ये जो स्पोर्ट्समैन, ठीक है, इनकी मेहनत है, लगन है, उस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत परिश्रम, बहुत लगन चाहिए होता है। लेकिन आपको बता दूं, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्समैन, नीरज चोपड़ा हो, द गवर्नमेंट हैज स्पेंट एज मच एज 10 करोड़ रुपीस। आज स्पोर्ट्समैन केवल डिमांड करता है कि मुझे ये कोच चाहिए, एंड दे आर प्रोवाइडेड द बेस्ट ऑफ द कोचेस अवेलेबल इन द वर्ल्ड। ये जो बच्ची जो है जिसको ब्रॉन्ज आया है, उसको बहुत बेहतरीन कोच उसको मुहैया करवाया गया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये चाहते नहीं है कि जिस तरह से फ्रांस के रहने वाले, फ्रांस के अंदर के लोग फ्रांस को सक्सीड नहीं करते हुए देखना चाहते हैं, उसी तरीके से हमारे यहाँ कुछ लोग जो हैं, जिनके मैंने नाम लिए, या जो अर्बन नक्सल्स के सरगना है, दे डोंट वांट इंडिया टू सक्सीड। आपको मालूम है, मैंने ट्रेन्स की बात की, मैंने एयरपोर्ट की बात की, वहां पे कैन यू इमेजिन कि कंट्री में ओलंपिक्स हो रहा है और पावर आउटेजेस हो रहे हैं। जहां खिलाड़ी ठहरे हुए वहां पर पावर नहीं है। कैन यू इमेजिन कि जो अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम है, जो उनका, जहां पर उनका वो ट्रेनिंग कैंप जो था, वहां पर जाके लूट हुआ है। कैन यू इमेजिन कि जो ब्राजील का जो फुटबॉल कोच है, ही हैज बीन मग्ड। कैन यू इमेजिन कि एक ऑस्ट्रेलियन
महिला जो कि who came here to witness the Olympics. She was gang raped. और कौन है? मुस्लिम माइग्रेंट्स। अब ये सारे चीजों को छुपाने के लिए, see, this is the horrible face of a coalition government. उस अगली फेस को छुपाने के लिए, at the behest of powers that be, अब तो इनकी गैंग की हेड वो कमला हैरिस है ना, वो सो देयर इज अ ये, उसको छुपाने के लिए ये पूरा आपका ओलंपिक्स का जो मजा कहिए या जो भी है, उसको भारत में सप्रेस किया जा रहा है। सो जिस तरह से आप फ्रांस देख रहे हो, एंड दिस फ्रांस एंड इंडिया कनेक्शन, यू नो, एज फार एज ये डोले शोले वाला वो टी शर्ट वाला जो पॉलिटिक्स देख रहे हो, बड़ी वल्गर सिमिलैरिटी है दोनों जगह। आप सब जानते हैं कि फ्रांस का क्या रोल रहा है इस इलेक्शन में, क्रिस्टोफर ज़ेफरले का क्या रोल रहा है, उसके जॉर्ज सोरस के साथ क्या कनेक्शन थी। So I thought that I'll, you know, bring all these issues together and try and give a perspective to it. They're all interconnected. They're all interconnected. और हम इसको अगर हम इसको डिसर्न नहीं करते हैं और डिसर्न करने के बाद इस पर काउंटर नैरेटिव नहीं हम इस्टेब्लिश करते हैं, तो वी आर इन बिग ट्रबल। और गायत्री जी, बहुत थोड़े लोग हैं जो कि काउंटर नैरेटिव तैयार करे, उसमें से आप एक हो। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूरा यूट्यूब उनके साथ है। और तभी जब आप whenever you tell me कि भाई आपके साथ प्रोग्राम कर, मैं कहता हूँ कि नहीं, मेरे जब कोई चीज मेरे को दिल को छू जाती है तब मैं तैयार होता हूँ आपके प्रोग्राम में आने का। और ये बात कल जो मैंने देखा, एंड जब मैं इमेजिन करने लगा कि मैन, पीपल आर रूटिंग फॉर हिम टू बी द प्राइम मिनिस्टर। I don't want a prime minister who comes on a t-shirt and, you know, with, you know, tries to show that any fool can pump iron and you know, वो है क्या? बोला तो कि अग्निवीर में भी भर्ती नहीं हो सकता है, neither mentally nor physically, और अग्निवीर का कॉज लेने चला। So I rest my case here. मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही इलाबोरेट और डिटेल्ड डिस्कशन हुई आज। इट वाज वर्थ नोटिंग, स्पेशली राहुल गांधी इज समबडी टू वॉच आउट फॉर। जैसे जैसे इनकी पार्लियामेंट में प्रेजेंस बढ़ रही है, इट्स नॉट गोइंग इन अ पॉजिटिव, इट्स गोइंग इन अ नेगेटिव वे, एंड ही इज गोइंग रिग्रेसिव डे बाय डे। सो दिस इज डेंजरस ट्रेंड जो वो सेटअप कर रहे हैं। जिस तरीके से वो अग्निवीर आर्मी को टारगेट कर रहे हैं, आर्मी में से कुछ एक वॉइसेस को लेकर आ रहे हैं, आर्मी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, कास्ट सेंसस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। ये आने वाले समय के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। दिस इज नॉट गोइंग द राइट वे। I tell you, ये मुझे याद आता है, I was a teenager then. मुझे ये संजय गांधी का याद आता है। और ऐसे ही जो ये उनके साथ सब ये सड़क छाप वाले लोग होते थे, बाद में पॉलिटिशियन बन गए। क्या गुंडागर्दी का आलम था। किसी एक्ट्रेस को नचवा दिया, किसी को फिल्म बैन करवा दी क्योंकि माँ के वो मैरिटल लाइफ से उसकी रिजेम्बलेंस थी, ठीक है। किसी गायक को बोला कि तुम ये करोगे। क्या फैमिली प्लानिंग के नाम पर सारे धन इकट्ठा करने के लिए वो इट्स अवेलेबल ऑन गूगल, उसमें आज भी है वो लोग। उसमें जितने आपके गायक थे सबको बुला लिया गया
और ये कुछ महिलाएं जो हैं बॉलीवुड की वो स्टेज पर नाच रही हैं, ठीक है ना, दिस हैपेंड इन दिल्ली। तो वो जो आलम जो था कि और क्या भाई, उस समय उनकी पोजीशन क्या थी, प्राइम मिनिस्टर सन, और तो कुछ नहीं था। तो वो मैंने गुंडागर्दी का वो फेस देखा है मैंने। मुझे याद है उस समय एक बहुत एक कमलापति त्रिपाठी हुआ करते थे बनारस के, जो रेलवे मिनिस्टर थे, एंड वेरी ओल्ड, आई मीन, काफी रिस्पेक्टेड कांग्रेस वो थे। तो उन दिनों अखबारों में आया था कि संजय गांधी ने उनको बोला कि और कमला तुम्हारा क्या हाल है। तो मिसेस गांधी के पास गए, तो कहे उन्होंने कंप्लेन किया कि देखिए आपका बेटा ऐसे ऐसे कह रहा है, मेरी उम्र देखिए। यू नो व्हाट शी सेड? शी सेड कि संजय से बात करने के लिए लोगों को तहजीब होनी चाहिए। ऐसे कई उदाहरण है। वीसी शुक्ला, मतलब इनके तेवर क्या थे? वीसी शुक्ला मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थे। तो सारे न्यूज़पेपर्स जो थे उनको तो इन्होंने पूरा वो ब्लैकआउट कर दिया था। They had all fallen in line except Indian Express of those days, not ये वाला नहीं, वो वाला इंडियन एक्सप्रेस साउथ में चला गया। तो गोयनका जी को इन्होंने बुलाया, वीसी शुक्ला ने, और उस समय तेवर वही थे, वही नाच वाच करवाते थे संजय गांधी के कहने पे। तो उन्होंने गोयनका जी को बोला कि देखिए सब तो एवरीबडी हैज फॉलन इन लाइन, आप ये कर दीजिए, नहीं तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो बहुत देर तक गोयनका जी ने सुना उनको, और फिर उन्होंने कहा देखो तुम्हारे पिताजी जो थे ना रविशंकर शुक्ला, उनको मैं जानता था, मेरे बहुत करीबी मित्र थे, ठीक है, तुम उनके बेटे नहीं हो सकते। जिस तरह का तुम्हारा आचरण है, और उन्होंने लिटरली मतलब जिसको माँ बहन की जो गाली होती है, गोयनका ने, या पढ़ सकते किताबों में, उन्होंने दिया और कहा कि मैं अपनी पूरी अखबार बंद कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे जैसे ये गुंडे मवालियों से मैं वो नहीं होने वाला हूं। सो दोज वर द इमरजेंसी डेज, ठीक है ना। सो आई सी अ ग्रेट रिजेम्बलेंस बिटवीन ये ढोले शोले एंड यू नो दैट, वो तो खैर ढोला शोला वाला नहीं था, ठीक है, उस समय का एरा, और अब जो ये ये सॉरी राहुल गांधी का मैं देख रहा हूँ। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर।